नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में स्वागत है। आपका मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा परिसर और एमएलए हॉस्टल में विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया है। ये जानकारी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने साझा की। आपको बताएं कि बीते दिनों एमएलए हॉस्टल में विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में अज्ञात युवक ने आग लगा दी थी। इसके बाद इस घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसके बाद स्पीकर ने बताया कि एमएलए हॉस्टल और पंजाब भवन के नजदीक गेट पर पुलिस जांच रहेगी। साथ ही दोनों गेट से तभी एंट्री दी जाएगी जब पुलिस जांच पूरी हो पाएगी। जो गाड़ी को लेकर के एक घटना हुई थी, गाड़ी को जला दिया गया था, उसके बाद हमने उसका बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है और एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक हमने की है, जिसमें हरियाणा के डीजीपी, एडीजीपी और एजी और इसके अलावा चंडीगढ़ के एसपी और पंजाब के उच्च अधिकारी उस बैठक में शामिल थे। केवल मैं समझता हूं कि जो हमारे विधायक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के ये बैठक की गई। जो भी लोग इस परिसर के अंदर आए, एमएलए हॉस्टल के अंदर या जो पंजाब भवन, हरियाणा भवन के अंदर आए, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति, एंटी सोशल एलिमेंट किसी भी प्रकार से उस एरिया के अंदर एंटर ना कर सके। एमएलए हॉस्टल्स के अंदर किसी भी प्रकार से शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि वहां कुछ जो विधायकों के जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं या सुरक्षा के कर्मचारी हैं या उनके कोई रिश्तेदार रुकते हैं, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि वहां पर शराब का सेवन भी कई बार होता है। तो उसको रोकने के लिए हमने सख्ती से विधायकों से कहा है कि अगर उनका कोई भी कर्मचारी एमएलए हॉस्टल के अंदर शराब पीता हुआ पाया गया तो हम उसको दोबारा जो उन कर्मचारियों के लिए जो वो हॉस्टल का कमरा है, रूम है, वो इजाजत नहीं देंगे। भिवानी के डाडम में पहाड़ दरकने के मामले में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली। अभी तक बरामद हुए 5 शव में से एक मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस की अगर माने तो मृतक तूफान सिंह के भाई मिथुन शर्मा के बयान पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A के तहत गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज किया। हादसे के 3 दिन बाद पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया है। 80 घंटे से जिंदगी की जंग जारी है। भिवानी में पहाड़ दरकने के कारण चट्टानों के नीचे फंसे मजदूरों तो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज भी जंग लड़ रहा है लचर सिस्टम से और लापरवाह प्रशासन से। इस खबर को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक मासूमों की जान के जिम्मेदार एक एक अपराधी को उनके लालच की सजा नहीं मिल जाती। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की लाइफलाइन पीपली ज्योतिसर मुख्य मार्ग की बदहाली को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता सड़क पर उतरने और धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदर्शन की अगुवाई की। तो वहीं इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2015 में पीपली ज्योतिसर मुख्य मार्ग को लेनिंग से 6 लेनिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों ने इसे कहीं का भी नहीं रहने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के लिए पहले कमीशन देकर ठेका लिया गया और बाद में अधिकारी कमीशन मांग रहे हैं, जिस वजह से निर्माण कार्य रुका हुआ है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। हर रोज कोरोना के मामले सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा सिरसा में देखने को मिला, जहां कोरोना संक्रमण के 9 मामले एक बार फिर सामने आ गए।
स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरतता हुआ अब नजर आ रहा है। हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी तेज कर दिया गया है। तो वहीं 15 से और 18 साल के बच्चों को भी तेजी के साथ वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रशासन काफी सख्ती से पेश आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे तमाम नियमों की पालना नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। पिहोवा के मुख्य बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को खुलेआम चालान उनके काटे गए। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रही हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार ने भी कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना को काबू में करने के लिए वैक्सीनेशन के साथ ही मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। इसके उलट करनाल में भी कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां लोगों में कोई खौफ नजर नहीं आता। इसे लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी और एसपी टीम के साथ सड़कों पर जायजा लेने उतरे। साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों को एक और जहां चेतावनी दी तो साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। प्रदेश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से जिला प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क और दोनों डोज के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो वहीं जब नगर निगम में रियलिटी चेक करने के लिए दौरा किया गया तो वहां देखा गया कि छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी ही नहीं बल्कि अधिकारी तक बिना मास्क घूमते हैं। जब कर्मचारियों और अधिकारियों से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो वो बगले झांकते हुए नजर आए। यमुनानगर में बीते 15 दिनों से अग्रसेन चौक पर चल रहा गेस्ट टीचर्स का धरना आखिरकार शांत हो गया। अपनी मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स के डेलीगेशन ने शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों से बातचीत कर मामले को सुलझाया और सरकार के आश्वासन के बाद ही हाईवे पर लगे टेंट्स को उतारा। सरकार से बातचीत में बताया गया कि मांगों को लेकर 15 दिनों के भीतर लेटर जारी कर दिया जाएगा। गोहाना में छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल फीस पूरे साल के लिए ली गई थी और अब सभी छात्राओं को घर जाने का आदेश दिया गया है, जिससे वो आक्रोशित हैं। धरना दे रही छात्राओं से मिलने मौके पर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार पहुंची और छात्राओं की मांगों पर उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन को बंद किया। पानीपत के टोल प्लाजा पर किसान यूनियन और स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर टोल फ्री होने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन ने टोल अधिकारियों को 1 घंटे के समय मुलाकात के लिए दिया, जिसके बाद 1 घंटे तक टोल पर कोई टोल अधिकारी नहीं पहुंचे तो वहां पर फ्री टोल देने की चेतावनी दी गई। फतेहाबाद में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कार्यालय में हीटर चलाने वाले एडीसी ऑफिस के प्लानिंग ऑफिसर और कैंटीन संचालक पर जुर्माना लगाया। बताएं, कार्यालय में हीटर न चलाने के निर्देशों के बावजूद कार्यालय में हीटर चलते पाए गए। इस कारण उपायुक्त ने कर्मचारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया।
सिरसा में भाजपा ने नववर्ष के उपलक्ष्य में मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल और भाजपा नेता और तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा समेत रानिया हलके के गणमान्य व्यक्ति और रानिया मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम ऑटू गांव निवासी ठाकुर भगवंत सिंह राठौर के घर पर किया गया। कोरोना के कहर को देखते हुए कार्यक्रम में सिर्फ भाजपा पदाधिकारियों को ही बुलाया गया था। इस मौके पर रानिया मंडल के महामंत्री ठाकुर भगवंत सिंह राठौर ने अपने गांव ऑटू की कुछ समस्याओं को गिनवाया। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। तो वहीं मौके पर मौजूद भाजपा नेता गोविंद कांडा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही तन मन धन से साथ है। भगवंत जी ने अपने यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा जो है यहाँ पर उनको एकत्रित किया है सबको, और सबको बल्कि इन्होंने खाने का प्रबंध किया है सबका, और सभी कार्यकर्ता जिसको जो भी समस्या है वो हमारी उनको बता रहे हैं। भगवंत जी ने जो मीटिंग रखी है पूरी बीजेपी मंडल की, रानिया मंडल की, उनके साथ खाना खाकर मीटिंग में आज बहुत अच्छा लगा है और सभी से मेलजोल हुआ है। मतलब इसी तरीके से अगर हम सभी जगह हमारे 5 मंडल में अगर ये मीटिंगें चलेगी और सभी जगह अगर हमारे कार्यकर्ता उत्साह में आएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब प्रभाव होगा भाजपा का। रतिया में बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर पालिका ने शहर में 20 लोगों को नोटिस थमाया जो नगर पालिका से नक्शा पास करवाए बिना निर्माण कार्य कर रहे थे। सचिव पंकज गुर्जर ने बताया कि नियम के अनुसार निर्माण करने से पहले नगर पालिका से नक्शा करवाना अति जरूरी है, उसके बाद निर्माण कार्य किया जाता है। मगर शहर में कई लोग नगर पालिका से नक्शा पास करवाए बिना दुकान, मकान और अन्य इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद भी कोई निर्माण कार्य बंद नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्य चल रहे हैं, उनको नोटिस दिए गए 208 और 181 के, और कोर्ट में कार्रवाई डाली गई है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण न करे। पानीपत के उरलाना कला गांव में महिला और उसके बुजुर्ग ससुर से ठगी का मामला सामने आया। दरअसल साधु संतों की वेशभूषा में आए शातिर ठग ने महिला और उसके बुजुर्ग ससुर को ठग लिया। पीड़ित महिला के मुताबिक शातिर ठग ने अपनी बातों में उलझाकर 2 सोने की अंगूठी, गले का ओम और कानों की बालियां लेकर फरार हो गए। तो वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित महिला ने गांव में बिना पुलिस चौकी में शातिर ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। मेरे मन नहीं बेरा जी क्या करया क्या नहीं करया। उसने गाड़ी न्यू आया यू खेत का आधा किला डोला रह गया भाई आ लिया है। उन्हें धीरे धीरे गाड़ी सरकाई जी। मेरे साथ जी 2 गुट्ठी थी, कन्ना के कुंडल थे, गले का ओम था जी। मेरा जी 2 लाख का करीब नुकसान है जी। देख लो भी ये 2 तोले सोना ला ले जी। सोनीपत के पटेल नगर में करीब 3 महीने से चल रहा सीवर लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट लोगों के लिए जैसे नासूर बन गया है। दरअसल सीवर लाइन बिछाने के लिए घरों के सामने कई बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, जिससे पैदल निकलने वालों का रास्ता भी नहीं बचा है और लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। रिपोर्ट आप देखिए। पटेल नगर में मौत का रास्ता, गली में जानलेवा गड्ढे, मुश्किल है डगर, चलना जरा संभल कर, निगाहें हटी, दुर्घटना घटी। सोनीपत के पटेल नगर में मौत का रास्ता बनाया गया है। जी हां, सही सुना आपने, मौत का रास्ता, जहां कब कौन और कहां गिर जाए किसी को मालूम नहीं। दरअसल पटेल नगर में करीब 3 महीने से सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जो अब लोगों के लिए नासूर बन गया है। बता दें, इलाके में सीवर लाइन बिछाने के नाम पर कई बड़े गड्ढे घरों के सामने खोदे गए हैं, जिससे पैदल निकलने तक का रास्ता भी नहीं बचा है और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। आलम यह है कि बच्चे और बुजुर्ग खतरनाक गड्ढों से बड़ी मुश्किल से बचकर निकलते हैं, जिस वजह से कई बार बच्चे गिरकर घायल भी हो चुके हैं। पटेल नगर लिटिल एंजल स्कूल आपके सामने है, गेट नंबर 2 से लेकर है और 4 तक, और हमने तो 4 महीने के करीब हो गए
4 महीने से बाहर निकलने के भी नहीं रह रहे हम तो। यहाँ से जितने बच्चे, कई बच्चे गिर लिए, लेडीजें गिर ली, ठीक है, बाइक के आड़े गिर रही है। यहाँ पे कितने आदमी चोट लग ली बच्चों को उनके, और कोई संभाल नहीं। जब हम ठेकेदार इनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता। पटेल नगर वासियों ने बताया, गली में कई बड़े निजी स्कूल भी मौजूद हैं, जहां हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गली में गंदा पानी बहते रहने और कई जगह पर गड्ढे बने होने की वजह से बच्चों की जान के लिए भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही दिन रात सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर काम होने की वजह से लोग न तो ठीक ढंग से सो पाते हैं और न ही बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। वहीं दुकानदारों ने बताया, उनका जीवन नरकीय बन चुका है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे होने से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से उनके आगे रोजगार का संकट मंडराने लगा है। गली है, यहाँ के सीवर वगैरह सब खुला हुआ और कीचड़ वगैरह इतना है कि यहाँ पे मतलब चलने का भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी आते हैं और प्रॉब्लम्स भी होती है यहाँ बहुत ज्यादा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि यहाँ से जल्दी सफाई कराई जाए, ताकि बच्चे भी अपना आराम से आ जा सके। और रात को बच्चे खड्डे वगैरह में भी गिर जाते हैं। पिछले करीब 4 महीने से नरक जैसा जीवन व्यतीत कर रहे लोग काफी आक्रोशित हैं। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया, जब इस मामले को लेकर ठेकेदार या फिर उनके कर्मचारियों को कुछ कहा जाता है तो समस्या का समाधान करने की बजाय उल्टा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही गली में स्थिति को सुधारने के लिए अब प्रशासन से गुहार भी लगाई है। ये पटेल नगर की मेन गली है और ये जो गली है इसके ऊपर स्कूल भी है और यहाँ पर काफी किराए की दुकानें भी हैं। जब से इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, एक तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन के नियम फॉलो नहीं करे, इन्होंने पूरी गली खोद के रख दी, सारे मैन होल खुले हुए हैं। यहाँ पर देखो कितना कीचड़ मचा हुआ है, न इसमें हम चल सकते हैं, न हम घर का कोई काम कर सकते हैं, न हमारी दुकानें खुल सकती हैं और सभी दुकानें ठप हैं, न हम अपना कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान हैं। स्वच्छता सर्वे में सोनीपत की रैंकिंग को सुधारने की कवायद में जुटे प्रशासन को एक बार पटेल नगर की मुख्य गली का निरीक्षण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारों की अव्यवस्था और विभाग की ओर से निगरानी नहीं करना कभी भी किसी के घर का चिराग बुझा सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को शाम 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश जारी किए। लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में शाम 5 बजे के बाद भी ज्यादातर ठेके खुले हुए दिखाई दिए। बीती रात भी बीके चौक, एनआईटी फरीदाबाद और नीलम चौक पर शराब के ठेके खुले दिखाई दिए। इस दौरान ठेका संचालकों ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। मौके से पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस ने ठेकों को बंद करवाया। मैंने खुद देखा कि 6:08 के करीब यहाँ से 2 पुलिस की गाड़ियां गई हैं, हॉर्न बजाते हुए गई हैं, और उन्होंने भी उससे इतना ध्यान नहीं दिया कि शराब का ठेका इतना बड़ा, जिसका फ्रंट इतना ज्यादा है, खुलेआम यहाँ दारू बिक रही है जैसे रूटीन में दारू बिकती है, और किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। पता नहीं उस पुलिस की दोनों गाड़ियों में कौन अधिकारी थे, कौन मुलाजिम थे, मगर वो वहां से निकल गए सीधा, और किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी कि इनसे जो सरकार का आदेश है उसका पालन कराया जाए। दुकानें सारी बंद हो चुकी है। दुकानदार पहले इनको 4 बजे अनाउंसमेंट कर देते हैं, दुकानें बंद करो, नियम अनुसार दुकान बंद कराई जा रही है। जो दुकान खुली पाई जाएगी मौके पर, तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? उसके खिलाफ चालान किया जाएगा उन दुकानदारों का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात खराब होने पर तमाम चीजें जो हैं वहां पर गड़बड़ा रही हैं। भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने 30 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता दी है। भारतीय नागरिक बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए लोगों का कहना है कि भारत स्वतंत्र देश है और यहां की नागरिकता मिलना उनके लिए किसी सपने जैसा है। डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में नागरिकता का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे दानिश का कहना है कि मुस्लिम कंट्री होने के चलते वहां हालात बेहद खराब हैं, इसलिए उन्हें भारत आना पड़ा। भारत में रहकर जॉब कर रहे दानिश का यह कहना है कि भारतीय नागरिकता मिलना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। तो वहीं पाकिस्तान के बन्नुक क्षेत्र से करीब 10 साल पहले भारत आई गीता को भी नागरिकता सर्टिफिकेट दिया गया। गीता ने कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने से उनमें काफी खुशी है।
गीता ने बताया कि उनका परिवार पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र में रहता था, लेकिन सभी लोग पहले ही भारत आ गए थे, इसलिए उसे भी वहां से वापस आना पड़ा और अब वो भारत की नागरिक बन गई हैं। गृह मंत्रालय और आईबी की रिपोर्ट्स मिलने के बाद नागरिकता लेने वाले लोगों के दस्तावेज जांचे जाते हैं। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाती है। कहां से आए हैं? पाकिस्तान से। कितने दिन पहले आए थे? और टाइम तो हो गया 2007 में ही आए थे। 2007 में आए? हाँ। तो आज यहाँ पहुंचे हैं ऑफिस में, डीजी ऑफिस के लिए? नागरिकता के लिए। अब आप भारत के नागरिक बन गए? हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी हो रही है भारत का नागरिकता लेते हुए। खुशी हो रही है। हाँ। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ एक तो हालात भी खराब हो गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। एक तो वहाँ से यहीं आना पड़ गया था। हाँ जी। अब यहाँ खुश हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो खुश है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। ज्वाइन करने के बाद लगभग हमने 30 से 35 सर्टिफिकेट, जो नागरिकता के सर्टिफिकेट लोगों को दे चुके हैं। तो इसमें जो भी अफगान से रिटर्न है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या जो भी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के तहत हमारा एक प्रोसीजर है, एक पोर्टल पे वो अप्लाई करते हैं। उसमें आईबी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, हम कंसर्न एसडीएम से भी रिपोर्ट लेके, जब उसकी सारे कागज और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद देते हैं। और पिछले 5-6 महीने का यदि हम कंपेयर करें तो लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है। हमने जो डॉक्यूमेंट्स लोगों से मांगे उन्होंने जमा करवाए और मुझे उम्मीद है कि मेरे ख्याल से नील के बराबर हमारे यहाँ पेंडेंसी है। और प्रयास यही है कि लोगों को हैसल फ्री उनको नागरिकता मिले, ताकि वो भारत के नागरिक बनने के बाद भारत के प्रगति में योगदान करें। आपका जिला, आपकी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।